बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल शिफ्ट में फर्स्ट टू फैक्टर्स हमने पढ़े थे, लोकल डायमैग्नेटिक इफेक्ट और एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट्स हैं जो केमिकल शिफ्ट जो प्रोटॉन की यानी हाइड्रोजन एटम की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो स्पेक्ट्रम के ऊपर आती है उसको ये कंट्रोल करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं। ये दोनों फैक्टर्स ही इंट्रा मॉलिक्यूलर थे, यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही ये फैक्टर्स कंसीडर होते हैं। आज हम तीसरा फैक्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो तरह की होती है, एज यू नो, एक इंटर मॉलिक्यूलर और एक इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो ये फैक्टर दोनों तरीके से इफेक्ट कर सकता है, मॉलिक्यूल के अंदर ही और उसके अलावा ये फैक्टर दो मॉलिक्यूल्स या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी ये अपना असर रखता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है, 9th 10th में और एफएससी में भी और इवन बीएस लेवल में भी आपने ये बात पढ़ी है कि जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन या फ्लोरीन या आप कह लें नाइट्रोजन या ऑर्गेनिक में सल्फर भी बाजू पर, तो जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डिंग होता है तो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मुजाहरा कर सकता है। यानी क्या होगा, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड इसने बनाया था, ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा की वजह, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन पर अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब है जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ कर लिए तो फिर इस हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का क्या मतलब है कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कम पैदा होगी। तो फिर इस बात का मतलब यह है कि आपको थोड़ी सी ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी, क्योंकि आगे ऑपोजिट में कोई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बहुत थोड़ी है। तो आपको थोड़ी सी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे यानी लो फील्ड पे ही, डाउन फील्ड पे ही जो हमारी पीक है हाइड्रोजन की वो जाहिर हो जाएगी। डाउन फील्ड का क्या मतलब है कि जो डेल्टा वैल्यू है वो हाई होगी। तो पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सच हाइड्रोजन डिपेंड्स अपॉन, यानी पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन से मुराद वही है डेल्टा वैल्यू, यानी डेल्टा वैल्यू जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ कंपाउंड, वो कंपाउंड कौन सा है, प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, उस कंपाउंड का जो हमने सैंपल बनाया था सैंपल सॉल्यूशन, तो उसको किस सॉल्वेंट में हल किया है, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन, जो हमारा कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन उसमें कितनी है, और फिर टेम्परेचर। इन पांच में से जो लास्ट 3 चीजें हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर लार्जली डिपेंड करती है डेल्टा वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितनी हद ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होगी, जितनी ज्यादा मिकदार हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होगी, द ग्रेटर द शील्डिंग ऑफ अ प्रोटॉन, उतनी ही ज्यादा प्रोटॉन की जो है वो शील्डिंग होगी। सॉरी, शील्डिंग नहीं, डी शील्डिंग होगी। द ग्रेटर दी डी शील्डिंग ऑफ ए प्रोटॉन, तो उतनी ही ज्यादा उसको डी शील्ड किया जाएगा, यानी उतना ही ज्यादा सॉरी डी शील्डिंग द ग्रेटर दी डी शील्डिंग ऑफ अ प्रोटॉन, यानी जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया जाएगा, उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और उतना ही उसका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कम होगा। तो फिर वो शील्डिंग उसकी कम होगी, बल्कि इसको हम कहते हैं डी शील्डिंग होगी उसकी। फॉर एग्जाम्पल, इस टॉपिक के साथ आप जो शील्डिंग वाला टॉपिक है उसको जरूर स्टडी करना, फिर इस चीज की आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पहले जो बात की गई एग्जाम्पल वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उस केस में क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ही ली है, जो हमारा सब्सटेंस है वो है एथेनॉल और हमने उसकी डेल्टा वैल्यूज को चेक करना है। अगर हमारे पास नीट एथेनॉल हो, नीट मीन 100% प्योर एथेनॉल, जिसे एब्सोल्यूट एथेनॉल भी कहते हैं,
तो इस केस में एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे के साथ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल है C2H5OH, ये भी C2H5OH, और हाइड्रोजन जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है ऑक्सीजन को। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसी तरह आगे भी और पीछे भी और ऊपर नीचे भी हो सकते हैं एथेनॉल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो बुक में ये वर्ड हम कह सकते हैं कि ये पॉलीमेरिक एग्रीगेट बनाते हैं। पॉलीमेरिक एग्रीगेट का मतलब है कि बहुत ज्यादा एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए कनेक्ट हो गए, एक दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से। इस तरह पॉलीमेरिक एग्रीगेट मीन कोई बड़ी चीज को हम कहते हैं जिसमें काफी ज्यादा छोटी छोटी चीजें शामिल होती है। पॉलीमेरिक एग्रीगेट से मुराद है जिसमें बहुत ज्यादा जो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट होंगे। तो इट मीन बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी वजह से इसकी जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी डी शील्डिंग होगी, जितनी ज्यादा डी शील्डिंग होगी उतनी ही जो हाई डेल्टा वैल्यू है, इसकी डेल्टा वैल्यू यानी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है 5.35 पार्ट्स पर मिलियन। अगर हम एथेनॉल की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, 5 से 20% के करीब करते हैं इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, कोई सॉल्वेंट ऐसा हो जो नॉन पोलर हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ एथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। एथेनॉल फिर सिर्फ एथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो इस केस में एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं, तो इसलिए ये पॉलीमेरिक एग्रीगेट यानी बहुत ज्यादा एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि बीच में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। तो इस केस में एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स डाइमर्स या ट्राइमर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी 2 एथेनॉल या 3 एथेनॉल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है। इट मीन इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी तो फिर डी शील्डिंग भी कम होगी, डी शील्डिंग कम होगी तो फिर जो डेल्टा वैल्यू है ये भी कम हो जाएगी, हाई नहीं होगी, लो होगी। इसलिए अब डेल्टा वैल्यू हमारी 2 से 4 ppm के बीच में कहीं आएगी अगर कंसंट्रेशन हो 5 से 20%। और अगर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हो एथेनॉल का, नॉन पोलर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हो, या फिर वेपर फेज में एथेनॉल हो, वेपर फेज में यानी गैसियस फेज में, तो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स या डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, इस वजह से उनकी आपस में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, जीरो होगी, कम होगी, तो फिर डी शील्डिंग भी नहीं होगी। जब डी शील्डिंग कम होगी तो फिर जो डेल्टा वैल्यू है वो हाई नहीं होगी बल्कि लो हो जाएगी, तो इसलिए वो 0.5 ppm रह जाती है। यहां पर एक बात मैंने पहले भी 2 बार रिपीट की, वही बात इंपॉर्टेंट है जो आपको डेल्टा वैल्यू समझने में हेल्प करती, वो बात मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा डी शील्डिंग होगी, यानी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से विड्रॉ किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन पर कम होगी तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वो भी कम होगी। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी भी देंगे, क्योंकि उसको ऑपोजिट जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो कम है, तो थोड़ी सी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देने से ही स्पिन फ्लिपिंग हो जाएगी और न्यूक्लियस जो है वो लो स्पिन से हाई स्पिन में शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन डाउन फील्ड जो है वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, डाउन फील्ड हमें जो सिग्नल है वो मिलेगा। डाउन फील्ड का मतलब है हाई डेल्टा वैल्यू, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो हाई डेल्टा वैल्यू, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाएगी तो फिर डेल्टा वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो नीट एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है 100%, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाती है। वेपर स्टेट में बिल्कुल ही कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वेपर स्टेट में आपके पास जस्ट 0.5 ppm जो है वो डेल्टा वैल्यू है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में सैलिसाइलेट्स जो हैं, सैलिसाइलेट्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ विड्रॉ करके देता हूँ, क्या आप यूज समझें। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O है, तो ये O नेगेटिव की H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ऐसे कंपाउंड्स को सैलिसाइलेट्स कहते हैं। सैलिसाइलेट्स यानी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होता उसमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पे, ना कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट होता है ना ही टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता है। पिछली चीज में एक बात रहेगी, टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है डेल्टा वैल्यू पे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर होगी तो फिर डेल्टा वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये हमारा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लेक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पिन स्प्लिटिंग। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अवर टॉपिक इज स्पिन स्प्लिटिंग।
स्पिन से मुराद वही है जो पहले हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा NMR के जो न्यूक्लियस हैं वो अपने एक्सिस के स्पिन करते होते हैं। और स्प्लिटिंग से क्या मुराद है? स्पिन से मुराद है यहाँ दो न्यूक्लियस की बात होगी, इट मींस दो न्यूक्लियस स्पिन कर रहे हैं। और स्प्लिटिंग से मुराद है स्प्लिट होना, 2 या 3 या 4 या 5 हिस्सों में टूट जाना। इसकी डेफिनेशन है इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन सिग्नल। एब्जॉर्प्शन सिग्नल भी हम कह लेते हैं या पीक आप कह लें, बेहतर है NMR में हम वर्ड यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन सिग्नल का। इट इज स्प्लिटिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन सिग्नल, ये एब्जॉर्प्शन सिग्नल की तकसीम है ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटॉन। वो सिग्नल जो है वो किसी खास प्रोटॉन यानी खास हाइड्रोजन एटम का होगा, इनटू अ डबलेट। डबलेट मीन दो हिस्सों में, 2 पीक्स में, या ट्रिपलेट 3 पीक्स में, या क्वार्टेट 4 पीक्स में, या सो ऑन 5 पीक्स, 6 पीक्स, 7, 8 पीक्स में भी सिग्नल जो है वो स्प्लिट हो सकता है। तो NMR में ये चीज बहुत कॉमन है कि जो किसी भी खास प्रोटॉन का जो एब्जॉर्प्शन सिग्नल है किसी भी प्रोटॉन का, वो 2 या 3 या 4 या 5 पीक्स में स्प्लिट हुआ होता है। इस चीज को हम कहते हैं स्पिन स्प्लिटिंग। यानी क्या मतलब मेरी इस बात का कि इस तरह जो है वो 2 पीक्स में सिग्नल टूटा होगा, या फिर आप यूं कह लें 3 पीक्स में सिग्नल स्प्लिट हुआ होगा, या 4 पीक्स में सिग्नल स्प्लिट हुआ होता है। ये कॉमन NMR में कॉमन सी बात। आगे एक डेफिनेशन है मल्टीप्लिसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन सिग्नल। मल्टीप्लिसिटी से मुराद है कि एक प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो कितनी पीक्स में स्प्लिट हुआ है, उस पीक्स की तादाद को हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन सिग्नल। यानी वो डबलेट भी हो सकता है, ट्रिपलेट भी हो सकता है, या क्वार्टेट भी हो सकता है, या सो ऑन भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ पीक्स को यानी पीक्स की तादाद को हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। याद रखें, पीक्स में डिवाइड होने को कहते हैं स्प्लिटिंग, और जितनी पीक्स में डिवाइड हुआ है, जितनी पीक्स में वो स्प्लिट हुआ है, इन पीक्स की तादाद को हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी जो है वो डिपेंड करता है कि एक प्रोटॉन के नेबर में कितने प्रोटॉन्स हैं, उनकी तादाद पर डिपेंड करता है। ये दोनों बातों की वजूहात और इनकी एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल से। उससे पहले आप एक और छोटी सी डेफिनेशन है, इसको भी आप देखें, दैट इज केमिकल एंड मैग्नेटिक जो इक्विवेलेंस ऑफ प्रोटॉन। केमिकल एंड मैग्नेटिक इक्विवेलेंस ऑफ प्रोटॉन। इक्विवेलेंस मीन इक्वलिटी यानी बराबरी। आपके सामने ये एग्जांपल मैंने लिखी है, इसका नाम है 1 क्लोरो और 2 पे भी 2 क्लोरीन है, तो यानी 1,2,2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। ये हमारे पास कंपाउंड है। इसमें आप चेक करें, आपके पास 2 तरह के हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक CHH। स्टूडेंट्स दूसरा देखें, ये जो CH3 वाले हाइड्रोजन हैं, ये तीनों हाइड्रोजन केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, बराबर है। और ये वाले हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हैं, बराबर है। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन से हाइड्रोजन एटम या कौन से प्रोटॉन्स जो हैं वो केमिकली एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है? ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? इसके 2 तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो ये है कि अगर तमाम हाइड्रोजन्स जो हैं वो सेम ही कार्बन से कनेक्टेड हो, तो फिर ऐसे हाइड्रोजन्स को हम कहेंगे केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल ये मिथाइलिन के यानी CH2 के दोनों हाइड्रोजन्स, ये दोनों हाइड्रोजन्स एक दूसरे के साथ केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, बराबर है। और ये मिथाइल ग्रुप्स के आप 3 हाइड्रोजन्स को चेक करें, ये तीनों हाइड्रोजन्स एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, लिहाजा हम इन तीनों को भी कह सकते हैं कि ये भी केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है। जो केमिकल और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं उनका जो सिग्नल है या उनकी जो डेल्टा वैल्यू है वो सेम आती है, यानी इस H की और इस H की दोनों की डेल्टा वैल्यू सेम होगी। इन तीनों H की डेल्टा वैल्यू भी सेम होगी, लेकिन CH2 वाले हाइड्रोजन्स इस CH3 वाले हाइड्रोजन्स के साथ नॉन इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसी और कार्बन से अटैच है और ये तीनों किसी और कार्बन से अटैच है। तो CH2 CH3 के लिहाज से
हाइड्रोजन जो है वो नॉन इक्विवेलेंट हैं और इसलिए इनका सिग्नल किसी और जगह पर आएगा और इनका सिग्नल किसी और जगह पर आएगा। और इन दोनों में भी आप चेक कर सकते हैं कि जो CH3 वाले हाइड्रोजन हैं ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन आगे जिस कार्बन से कनेक्टेड है ये उसके साथ 2 क्लोरीन है, इट मीन 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं Cl और Cl। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं कार्बन से, कार्बन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है इस कार्बन से, ये आगे से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है हाइड्रोजन से। ठीक है, अगर आप इन हाइड्रोजन को देखें तो ये जिस कार्बन से कनेक्ट है ये कार्बन डायरेक्ट आगे क्लोरीन से कनेक्ट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये डायरेक्ट ही क्लोरीन से कनेक्ट है तो ये क्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, ये कार्बन जवाब में इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। और दूसरी तरफ ये इस कार्बन से कनेक्ट है, ये आगे 2 क्लोरीन से कनेक्ट है तो ये कार्बन इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, फिर इसके इफेक्ट से ये इधर से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। तो ये जो 2 हाइड्रोजन हैं इनके इलेक्ट्रॉन ज्यादा विथड्रॉ होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कार्बन डायरेक्ट क्लोरीन से अटैच है इनकी निस्बत, इसलिए इन पर दोनों हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इसलिए जिन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है वो कई बार पढ़ चुके हैं, वो फिर कहां पर अपनी एब्जॉर्बेंस देते हैं, डाउन फील्ड में उनका एब्जॉर्प्शन सिग्नल आता है, उनकी डेल्टा वैल्यू हाई होती है। तो इनकी डेल्टा वैल्यू हाई होगी, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी निस्बत इधर ज्यादा है हाइड्रोजन पर, इनकी डेल्टा वैल्यू लो होगी और ये अप फील्ड में एब्जॉर्प्शन सिग्नल देगा। तो ये बात होगी केमिकल और मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की। कि एक तरीका तो यह है कि जो हाइड्रोजन सेम कार्बन से कनेक्ट हो वो इक्विवेलेंट होंगे, जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है और ये तीनों एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है, लेकिन ये आपस में नॉन इक्विवेलेंट है। दूसरा इक्विवेलेंसी चेक करने का तरीकाकार है कि बेशक हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो डिफरेंट कार्बन से कनेक्ट हो लेकिन स्ट्रक्चरली इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए, यानी स्ट्रक्चरली इनका कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप एक एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल है हमारे पास 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन। इनमें आप देख सकते हैं ये CH3 के 3 हाइड्रोजन और इस CH3 के 3 हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन डिफरेंट कार्बन, ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, लेकिन ये स्ट्रक्चरली सेम है। स्ट्रक्चरली सेम कैसे है? मतलब इनके साथ कार्बन के साथ जो इस तरफ इन्वायरमेंट है वो भी सेम है, इस कार्बन के साथ आगे ये कार्बन, इसके साथ आगे 2 कार्बन, फिर 2 H है, इसके साथ भी सेम ऐसे आगे कार्बन, इसके साथ 2 आगे कार्बन, 2 H है। यानी दोनों तरह के हाइड्रोजन में स्ट्रक्चर का कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चरली इनडिस्टिंग्विशेबल है, लिहाजा इनको भी हम कहेंगे कि ये हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, बेशक ये सेम कार्बन से कनेक्ट नहीं है। दूसरी तरफ आप बेंजीन की जो 4 हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4, इनको ये भी डिफरेंट कार्बन से अटैच है, डिफरेंट कार्बन से अटैच है, और से अटैच है, और से अटैच है, और, लेकिन इन सब का स्ट्रक्चरली कोई डिफरेंस नहीं है। वो कैसे? आप इसकी इस तरफ जाएं तो ये कार्बन CH3 से अटैच है और इस तरफ आए तो ये इस कार्बन से अटैच है जो कि आगे H से अटैच है। इस आप H को देखें तो इसमें भी इस तरफ जाए तो ये आगे CH3 से अटैच है, इस तरफ जाए तो ये भी आगे CH से अटैच, यानी इन चारों का स्ट्रक्चरली कोई डिफरेंस नहीं है, लिहाजा ये चारों भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाएंगे। तो इस कंपाउंड में हमारे पास सिर्फ 2 तरह के प्रोटॉन्स हैं, एक CH3 वाले 6 प्रोटॉन्स और 4 प्रोटॉन्स जो हैं वो बेंजीन वाले, ये 2 तरह के प्रोटॉन्स हैं। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है और ये चारों आपस में इक्विवेलेंट है, जबकि ये चारों इनके साथ नॉन इक्विवेलेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।